सुप्रभात सभी कक्षा छठी के छात्र एवं छात्राओं को। मैं आपकी टीचर सोनाली कामड़े हूँ और आज हम हिंदी विषय के घटक वह देश कौन सा है इस कविता का अभ्यास करेंगे। आज के हमारे कविता का नाम है वह देश कौन सा है। तो चलो बच्चों, कविता सीखने से पहले हम देखते हैं इस कविता के कवि के बारे में। हमारी यह कविता वह देश कौन सा है, यह कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, जिनका जन्म 4 मार्च 1879 में हुआ था और जिनका मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुआ। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी, इस तरह की। इन सारी कृतियों के अतिरिक्त आपने बालपयोगी साहित्य भी लिखा है। आपने का अर्थ है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बालोपयोगी, इसका अर्थ होता है बच्चों के उपयोग में जो साहित्य हुए वह भी साहित्य उन्होंने लिखे हैं। अभी हम उनका परिचय देखते हैं। आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इस प्रस्तुत कविता में, इसका अर्थ है हमारी आज की कविता वह देश कौन सा है, इस कविता के द्वारा राम नरेश त्रिपाठी जी ने यह बताने की कोशिश की है कि भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता का उन्होंने दर्शाया है। महिमा, इस शब्द का अर्थ होता है बच्चों महत्व। तो इस कविता के द्वारा राम नरेश त्रिपाठी जी ने यह बताया कि भारत में की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, साथ ही साथ भारत किस तरह से सौंदर्य से भरा हुआ है। भारत के सौंदर्यता को उन्होंने कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। तो चलो बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, आज की कविता भाई वह देश कौन सा है इस कविता के बारे में सीखेंगे। तो हमारी कविता की पहली 2 पंक्तियों है, कौन सी है बच्चों, यह मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। यहाँ पे बच्चों देखो, मनमोहनी इस शब्द का अर्थ होता है, मनमोहनी इस शब्द का अर्थ होता है मन को मोहने वाला, और प्रकृति का अर्थ होता है नेचर। तो कवि हमारे इस पंक्तियों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि वह देश कौन सा है जो क्या जो है कि निसर्ग के गोद में बसा हुआ है। मनमोहक निसर्ग की गोद में बसा हुआ, जहां रहना मानो स्वर्ग में रहने जैसा हो, वह देश कौन सा है। तो वह देश कौन सा है बच्चों, वह हमारा भारत देश है। कवि यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, हमारा भारत देश इतनी प्राकृतिक सुंदरता में बसा हुआ है कि उसकी जैसे कि वह क्या किसकी गोद में बसा है, प्राकृतिक सुंदरता के गोद में बसा हुआ हो, और उसे देखकर हमें ऐसा लगे कि वह कहाँ बसा है, जैसे कि स्वर्ग में ही बसा हुआ है। हमें ऐसा लगे कि जैसे कि स्वर्ग क्या हुआ हो, स्वर्ग ही उतर आया हो और वहां पे हमारा भारत देश बसा हुआ हो।
हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में उत्तर दिशा में अगर हम देखें तो उत्तर दिशा में क्या है, जम्मू और कश्मीर है। तो जम्मू और कश्मीर, हम हमें पता है कि हम जम्मू और कश्मीर कितना सुंदर है। वहाँ पे हिमालय है, बर्फ है और कई अलग प्राकृतिक सौंदर्यता है। तो वह इस तरह से वहाँ पे दिखाया है जैसे कि वह एक तरह का स्वर्ग ही हो। और साथ में अगर देखा जाए तो हमारे भारत के दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे तो वहां पे क्या है, कन्याकुमारी है। वह भी एक तरह का प्राकृतिक सुंदरता दर्शाता है। तो इस तरह से हम देखें उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो हमारा पूरा भारत देश एक पूरा भारत देश हमारा प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। और उन्हें उसे देखकर हमें ऐसा लगता हो जैसे कि हम हमारा देश कहाँ पे बसा हो, जैसे स्वर्ग में ही बसा हुआ हो। तो चलो अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसका चरण, बच्चों इस चरण शब्द का अर्थ होता है पैर, पांव। और निरंतर इस शब्द का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लगातार। और रत्नेश इस शब्द का अर्थ होता है सागर। तो कवि हमारे यह कहना चाहते हैं कि दक्षिण दिशा में जिसके पैर समंदर निरंतर धो रहा है और उत्तर दिशा में जिसके माथे पर हिमालय मुकुट के समान है, वह देश कौन सा है। हमें पता है वह देश हमारा भारत देश है। हमारे भारत देश के दक्षिण दिशा में तीनों ओर समुद्र है। कौन से तीन समुद्र है, एक और हिंदी महासागर है, दूसरी ओर अरब समुद्र है और तीसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारे समुद्र हमारे भारत देश के पैर निरंतर वहां पे क्या करे, धो रहा है। और उत्तर दिशा में अगर हम देखें तो हमारे देश के हिमालय पर्वत है। ऐसा लगता है हिमालय पर्वत एक मुकुट, मुकुट का अर्थ होता है बच्चों क्राउन। पहले के जमाने में राजा रहते थे जो अपने सर के ऊपर ऐसे जिस तरह से वो एक क्राउन पहनते थे, उसे हम मुकुट कहते हैं। तो वैसे ही हमारा देश भारत देश ने क्या किया है, हिमालय पर्वत को इ- हिमालय पर्वत को इस तरह से वहां पे दर्शाया है जैसे कि वह एक मुकुट हो हमारे भारत देश का। तो यही हमारे कवि कहना चाहते हैं कि इतनी प्राकृतिक सुंदरता वाला अगर कोई देश है तो वह देश सिर्फ हमारा भारत देश ही है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो शब्द है सुधा, सुधा का अर्थ होता है बच्चों अमृत। और सलोना का अर्थ होता है सुंदर। जिस देश की नदियों का पानी मानो अमृत हो, उस पानी से समृद्ध सुंदर देश अगर कोई है तो वह कौन सा है बच्चों, तो वह है सिर्फ हमारा भारत देश। बच्चों आप तो जानते ही हैं भारत में कितनी सारी नदियां बहती है और नदियों के पानी से ही भारत के सारे खेत खिलने लगते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। हमारे भारत देश में ऐसे कई सारी नदियां हैं बहती है, जैसे कि गंगा हो, जमुना हो, कावेरी हो, नील हो, ब्रह्मपुत्र हो। ये सारी नदियां इस तरह से बहती है जैसे कि मानो अमृत बह रहा हो। और उनके बहने से क्या होता है, सारे खेत होते हैं और सारे
जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, खिल उठते हैं। तो कवि हमारे यही बताना चाहते हैं कि नदियों के कारण क्या होता है, हमारे चारे सारे जो अ, खेत खिलने की वजह से चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो चारों ओर हरियाली छा छा जाने वाला देश, नदियों नदियों का बहना इस तरह जैसे कि मानो अमृत हो। तो इस तरह का जो प्राकृतिक सौंदर्य वाला जो है देश, वह कौन सा है? तो बच्चों, वह सिर्फ हमारा भारत देश ही है। अगली पंक्ति में देखते हैं बच्चों। अगली पंक्ति में क्या कहा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? अभी बच्चों यहाँ पे एक शब्द दिया है, कंद। कंद का अर्थ होता है जमीन के अंदर मिलने वाला। जैसे कि कौन से जैसे कि क्या मिलता है जमीन के अंदर? बीट मिलता है, आलू मिलता है, स्वीट पोटैटो मिलता है। स्वीट पोटैटो को हम हिंदी में कहते हैं शकरकंद। तो हमारे कवि इन पंक्तियों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि जिस देश की नदियों का पानी सॉरी जिस देश की नदियों के पानी की वजह से सारे खेत खिल उठे हैं, तो उसी देश में रसीले फल, कंद, अनाज, मेवे भी क्या होते हैं, उग जाते हैं। देश के हर कोने में कुछ ना कुछ वहां पे उग रहा है। तो इतना सजा हुआ देश आखिर कौन सा है बच्चों? तो वह हमारा भारत देश है। हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का अनाज वहां पे उगाया जाता है। यह जो शब्द है नाज, इसका अर्थ है बच्चों अनाज, और कंद का अर्थ है जमीन के अंदर मिलने वाला। तो ये हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के अनाज उगाए जाते हैं। जैसे कि पंजाब में चावल, पश्चिम बंगाल में अमरूद या फिर संतरा, उत्तर प्रदेश में गेहूं, गुजरात में मूंगफली, कपास। इस तरह से अलग 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 हमारे अनाज को वहां पे उगाया जाता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर अलग अलग तरह के फल, कंद, अनाज, मेवे, मेवे का अर्थ होता है बच्चों ड्राई फ्रूट्स। तो यह अलग अलग तरह के चीजों को उगाया जाता है। तो वह देश कौन सा है? तो वह देश हमारा भारत देश ही है। अगली पंक्ति में देखते हैं बच्चों। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरह के फूलों को दर्शाया गया है। तो हम देख सकते हैं हर यहाँ पे अलग अलग तरह के फूल है। उनके रंग अलग है, उनके सुगंध भी अलग होंगे। तो हमारे कवि इस पंक्ति के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि जिस देश में हर तरह के सुगंध वाले फूल खिलते हैं, तो उस देश में क्या होता है, आ, उस देश में दिन रात हंसी फैल रही है। तो वह देश कौन सा है? तो वह हमारा भारत देश है। इस पंक्ति में अगर देखा जाए तो प्रसून इस शब्द का अर्थ होता है फूल, सुगंध यानी खुशबू। तो ऐसे कौन से फूल है जो क्या करते हैं, खुशबू फैलाते हैं? तो हमारे भारत देश में ऐसे कई फूल है, जैसे कि गुलाब का फूल है, मोगरा है, और ऐसे कई सारे फूल है जो क्या करते हैं, अपना सुगंध फैलाते हैं। तो सुगंध फैलाने की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारा पूरा माहौल प्रसन्न हो जाता है। हम
दिन रात खुश रहते हैं। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि जिस देश में अलग अलग तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो उस देश में दिन रात हंसी खुशियां और सारे सारों चारों तरफ खुशी भरा माहौल फैल जाता है। तो वह देश कौन सा है? तो वह देश हमारा भारत देश है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मैदानगिरी वनों में हरियालियां लहराती है, आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? तो कवि यह कहते हैं कि जिस देश में मैदानों में, पर्वतों पर, वनों में हर जगह सिर्फ हरियालियां ही लहरा रही हो। लहरा लहराना का अर्थ होता है झूमना। जहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली अगर दिखाई दे रही है, तो इस ऐसा जो आनंदमय देश अगर कोई है, तो हमारा भारत देश है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि मैदानों में चारों तरफ क्या है, हरियाली छाई हुई है। गिरी में, गिरी इस शब्द का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वतों पर देखा जाए, वहां पर भी हरियाली छाई है। हरियाली किस वजह से छाई है? क्योंकि हमारे भारत देश में कई सारी नदियां बहती हैं। नदियों के बहने की वजह से क्या होता है, हमारे खेत हो, वन हो, वो सारे खिल जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो ये पूरा हरियाली वहां पे हमारे भारत देश में फैल जाती है। तो ये पूरा जो आनंदमय वातावरण जो है, तो वह आनंदमय वातावरण अगर हमें कहीं मिलेगा, तो वह सिर्फ हमारे भारत देश में ही मिलेगा। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं बच्चों, जहां पर उन्होंने कहा है, कवि ने, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? देखो बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है अनंत। इस शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। और धन, धन इस शब्द का अर्थ है बच्चों संपत्ति। तो कवि हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी इस कविता में हमें क्या बताने वाले हैं? यह बता रहे हैं कि जिस देश में खेत खलियान खनिज संपत्ति जैसा अनंत धन भरा पड़ा हो, अनंत यानी जो कभी भी खत्म ना हो, इस तरह का अगर धन हमारे देश में भरा पड़ा है, तो वह देश कौन सा है? तो हमें पता है, वह देश तो हमारा भारत देश है। तो खनिज का अर्थ है अनंत, जो कभी नहीं खत्म होता। इसी कारण हम क्या कहते हैं, हमारा इसी कारण संसार में हमारा देश शिरोमणि शिरोमणि कहलाता है। शिरोमणि का अर्थ होता है बच्चों मुख्य मणि, या फिर सबसे ज्यादा चमकने वाला मणि। तो बच्चों, तो संसार में ऐसा कोई देश है ही नहीं जहाँ पे खेत खलियान खनिज संपत्ति जैसा अनंत, जो कभी न खत्म होने वाला धन भरा पड़ा होगा, जिसके कारण हम हमारे देश को क्या कहते हैं, शिरोमणि कहते हैं। तो ऐसा कोई दूसरा देश है ही नहीं, ऐसा कवि कहते हैं हमारे इस कविता के माध्यम से। वह कहते हैं कि इस तरह का जो देश होगा, वह क्या होगा, सबसे अनोखा होगा। दुनिया भर के सारे देशों में सबसे अनोखा, सबसे अलग अगर कोई देश होगा, तो उस देश में क्या होगा, सारे खेत खलियान खनिज संपत्ति से वह देश भरा पड़ा होगा, और उसी के कारण वह देश शिरोमणि कहलाएगा। तो
इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि सारे जो खेत है वो क्या है, ह, हरियाली, सारे खेतों में हरियाली छाई हुई है। तो हमें उसी हरियाली से यह समझ में आता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, धन से, धन कहो, अनाज कहो, अनाज से भरा पड़ा है। तो बच्चों चलो आगे की पंक्ति की ओर चलते हैं। हमारे आगे की पंक्ति के बारे में हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। देखो बच्चों यहाँ पे जो नए शब्द है कौन से हैं। सभ्यता, सभ्यता का अर्थ होता है संस्कृति, जगत का अर्थ होता है दुनिया, और जन का अर्थ होता है लोग, और दुलारा का अर्थ होता है प्यारा। तो देखो बच्चों, कवि हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, जिसकी सभ्यता पूरे जग में सर्वप्रथम मानी जाती है, और जिसे हम हमेशा सर्वप्रथम मानेंगे, जिसकी सभ्यता हमेशा रहेगी, हर एक जन का प्यारा, हर एक लोग का अगर कोई प्यारा देश होगा तो वह देश कौन सा है। तो वह देश हमारा भारत देश है। हमारा भारत देश जगत का सर्वश्रेष्ठ देश है। इसी के कारण दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। यानी संस्कृति की पहचान हमारे ही देश में हुई है। हम इस देश के हर एक नागरिक बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। किसे? हमारे देश से। हम कहते हैं कि हमारे देश की सभ्यता क्या है, हमने हमारे हमने सभ्यता का पाठ पढ़ा है। ऐसा क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि हमारे देश में क्या है, अलग 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 तरह के धर्म है, है, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। साथ ही साथ क्या है, हम अलग अलग त्योहार जो होते हैं वो मनाते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में एक दूसरे के प्रति आदर है, प्रेम है, लगाव है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो बातें हैं, वह बातें हमें बाकी देशों से अलग करती हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे देश में विविधता होकर भी क्या है, एकता है। यह क्या बताता है, हमारी संस्कृति की ओर हमें दर्शाता है। तो बच्चों हम सब जानते हैं हमारे देश में कई धर्म हैं, जैसे कि क्या है, हिंदू है, बौद्ध है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। तो इस तरह के कई धर्म हैं, और हर एक धर्म का अलग अलग त्योहार भी होता है, और हर एक त्योहार हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जैसे कि हम इस पहले चित्र में देख सकते हैं। पहले चित्र में अगर हम देखेंगे तो कौन सा त्योहार है वहां पे? दशहरा। दशहरा क्यों मनाया जाता है बच्चों? दशहरा एक तरह का क्या है, हमें यह दर्शाता है कि असत्य पर सत्य की विजय। जो भी असत्य बुरा है तो हमेशा बुरा हार जाता है, और अच्छी अच्छी बातें और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें दशहरा इस त्योहार से समझ में आता है। दूसरे चित्र में अगर देखेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा कौन सा त्योहार? वहां पे मकर संक्रांत का। यह क्या है? यह त्योहार जो होता है हम क्यों मनाते हैं? वहां पे हम एक दूसरे को तिल या फिर गुड़, इस तरह का पकवानों का हम आनंद लेते हैं, साथ ही साथ पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर भी क्या दिखाया जाता है बच्चों? लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और लगाव दर्शाया जाता है। अगर हम तीसरे चित्र में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गरबा। गरबा यह क्या है? एक
नृत्य कला है, एक डांस है, जो स्पेशली कहाँ पे किया जाता है? गुजरात में। तो ये गरबा जो है, ये क्यों मनाया जाता है वहाँ पे? वहाँ पे सौभाग्य का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलकर एक एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। तो एक दूसरों के साथ खुशी बांटना ही क्या है? हमारे यहाँ सभ्यता, हमारी संस्कृति है। चौथे चित्र में देखेंगे तो वह है हमारा त्योहार होली का। होली का मतलब क्या है बच्चों? रंगों का त्योहार, जो हम फाल्गुनी मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। एक दूसरों के एक दूसरे को कलर लगाकर, रंग लगाकर हम क्या करते हैं? खुशियां बांटते हैं। हमारे पांचवें चित्र में देखते हैं, वह है दिवाली। दिवाली हम कब मनाते हैं बच्चों? कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हम क्या करते हैं? अंधकार पर प्रकाश की विजय करते हैं। दिए जलाकर अंधेरा को दूर करते हैं। यह एक क्या है? नई रोशनी की ओर हमें बढ़ाती है, हमें आशावादी बनाता है। और हमारे आखिरी चित्र में हम देखते हैं तो वह है रक्षाबंधन, जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर भाई बहन की रक्षा करता है। साथ ही साथ हम यह वादा भी करते हैं कि एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे। तो हमारे भारत देश में इस तरह के अलग अलग तरह के त्योहार जो होते हैं, वह हम बनाते हैं। तो हमने क्या सीखा? कि भले ही हमारे देश में अलग अलग तरह के धर्म हो, भाषा हो, अलग अलग तरह के त्योहार हो, हमारे रहने का ढंग अलग हो, हमारे खाने की जो पद्धतियां हैं वो अलग हो, फिर भी हमारे देश में क्या है? विविधता में एकता है। तो यही बात जो है, यही हमारी संस्कृति जो है, वो बाकी सारे देशों से हमें अलग करती है। तो ऐसा कौन सा देश है जो जहाँ पर सारे लोग, जन जन का अर्थ होता है लोग, जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और क्या करते हैं? लगाव रखते हैं। तो वह देश हमारा भारत देश है। ऐसा हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं। हमारी आखिरी पंक्ति की ओर चलते हैं। इस कविता की आखिरी पंक्ति जो क्या कहती है? नवक्रांति की पुजारी, सेवक, सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? यहाँ पे एक नया शब्द है बच्चों। कौन सा? नवक्रांति। नवक्रांति का अर्थ होता है बच्चों नए बदलाव लाने। बदलाव का अर्थ होता है चेंजेस। और पुजारी इस शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो लोग नए बदलाव लाते हैं देश में, तो उन लोगों को हमने पुजारी यह नाम दिया है। अच्छी बातें को हमारे देश में लाना, तो वह क्या है? एक तरह की नवक्रांति होती है। सेवक का अर्थ होता है जो हमारे भारत देश के लिए सेवा करता है। सपूत का अर्थ होता है बच्चों अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा। तो हमारे भारत देश में क्या है? ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं? नवक्रांति लाते हैं। हमारे भारत देश में देश के ऐसे कई सेवक हैं, जैसे कि सोल्जर है जो क्या करते हैं? भारत की अ, सीमाओं पर, वहां पे हमारे भारत की रक्षा करते हैं। भारत के अंदर भी क्या है? हमारे बहुत सारे सेवक हैं, जैसे कि पुलिस है, वह क्या करते हैं? हमारे भारत देश को सुरक्षित रखते हैं। डॉक्टर हैं, वह क्या करते हैं? लोगों की जान बचाते हैं। शिक्षक है, वह क्या करते हैं? बच्चों को ज्ञान देते हैं।
तो इस तरह के हमारे भारत देश में ऐसे कई सारे पुजारी है, सेवक है, सपूत है, अच्छे बेटे हैं, जो भारत को क्या करते हैं, भारत को विकसित कराते हैं। तो वह ऐसा कौन सा देश जहां पर क्या है, नवक्रांति के लिए सपूत है, नवक्रांति के लिए सेवक है, नवक्रांति लाने के लिए पुजारी है, तो वह सिर्फ हमारा भारत देश ही है। उसके अलावा दूजा दूजा मतलब दूसरा, दूसरा कोई है नहीं। तो इस पूरी कविता के माध्यम से हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने यही बताया कि भारत देश में किस तरह से प्राकृतिक सौंदर्यता है, और साथ ही साथ हमारे भारत देश के क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से हमने यह कविता पूरी की। तो हम देखते हैं कि इस कविता के नए शब्द कौन से हैं बच्चों। जैसे कि मनमोहिनी, मनमोहिनी का अर्थ होता है सबको मोहित करने वाला। निरंतर का अर्थ होता है सदैव, जिसे हम लगातार भी कह सकते हैं। प्रसून का अर्थ होता है फूल। गिरि का अर्थ होता है पर्वत। धन का अर्थ होता है संपत्ति। संसार का अर्थ होता है विश्व। नाज का अर्थ होता है बच्चों अनाज। रत्नेश का अर्थ होता है बच्चों सागर। सुधा का होता है अर्थ अमृत। सलोना का होता है सुंदर। दुलारा का होता है अर्थ प्यारा। तो यह सारे नए शब्द है जो हमने आज की कविता वह देश कौन सा है इससे हमने सीखे हैं। तो चलो बच्चों, अभी मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, आज की हमारी जो कविता है उस पर आधारित होंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि पंक्ति पूर्ण करो। हमारी कविता में जो पंक्तियां दी है, जिसका मैंने आपको अर्थ समझाया है, तो उनमें से एक पंक्ति को आपको पूरा करना है। वह पंक्ति शुरू होती है नदियां जहां। तो इस पंक्ति को पूर्ण करो बच्चों। हाँ बच्चों, कौन बताएगा। यस, हमारी कविता में हाँ जो पंक्ति है नदियां जहां, इस पंक्ति को पूर्ण करो। अपने फोन को अनम्यूट करो और बताओ बच्चों। तो हमारी पंक्ति जो नदियां जहां है, इस पंक्ति को, हाँ बच्चों बोलो। क्या है पंक्ति हमारी, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। यह हमारी पंक्ति है जो हमारे कविता में दी गई है, जहां पर हमने नदियों के बारे में सीखा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, इस पंक्ति में प्रसून इस शब्द का क्या अर्थ है बच्चों। फूल। वेरी गुड, फूल। प्रसून इस शब्द का अर्थ है फूल। तीसरा प्रश्न है, गिरी इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। मैंने आपको गिरी इस पंक्ति जब मैं आपको बता रही थी पंक्ति का अर्थ, तब भी बताया बच्चों। हाँ, पर्वत या फिर गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़। अभी आखिरी प्रश्न, सोचो बच्चों, अगर अगर यदि हमारी हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो क्या होगा। सोचो और मुझे बताओ, अगर हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाएगा तो क्या हो सकता है। तो पूरा भर से भरेगा पहाड़। पूरा, अच्छा पूरा पहाड़, भर से। अच्छा
और क्या हो सकता है? अगर बर्फ पिघलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? नदियां सूख जाएंगी। हमें नदियों से होने वाला जो लाभ होगा वो मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। नदियां क्या करेंगी? सर्दी भी होगी। हाँ, नदियों की वजह से क्या होगा? पूरा खेत खिल उठता है। लेकिन अगर नदियां ही नहीं रहेगी तो खेत रहेंगे क्या? नहीं। चारों ओर हरियाली रहेगी क्या? नहीं। हमें पानी की कमी महसूस होगी। इसलिए इसलिए क्या है बच्चों, बर्फ पिघलने से हमें पानी की महसूस कमी नहीं होती है। अगर बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज की इस कविता को समझा है। तो अब हम देखते हैं गृह कार्य। आज का जो आपका होमवर्क जो होगा घर के लिए वह देखते हैं। तो इसका आप एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। और इस चित्र के बारे में आपको क्या करना है, पहले उनके नाम लिखने हैं और उसके बाद उन चित्रों के बारे में आपको क्या करना है, बातें उन चीजों के बारे में जो आपको पता है वो कम से कम 10 वाक्य लिखने हैं आपको। तो ये 4 चित्रों के बारे में आपको पहले प्रथम नाम लिखो, उसके बारे में उनके बारे में जानकारी लिखो। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, आज हमारा जो कविता जो है वह देश कौन सा है, इस कविता के बारे में अभ्यास किया। तो आशा करती हूँ आप सभी को इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। तो आज का यह जो हमारा टॉपिक है वह हमने पूरा किया है। तो धन्यवाद बच्चों।